गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा पहला शब्द है पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? आपका जो इसमें शब्द है पल्मोन, इसका मतलब होता है लंग्स। ठीक है, पल्मोन का मतलब क्या हो गया? लंग्स। यहाँ पे एक दूसरा शब्द है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना किसी चीज के बारे में। और जब भी आपको कहीं भी आईएसटी दिखाई दे किसी भी शब्द के पीछे, तो इसका मतलब वो उस पर्सन के बारे में बात कर रहा है। पर्सन के बारे में बात कर रहा है तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? नाउन। सो पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो किन चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, लंग्स के बारे में जो स्टडी करते हैं। सो हमने इसको कैसे लिखेंगे? अगर हमसे पूछा जाएगा पल्मोनोलॉजिस्ट कौन हुआ? वन हु स्टडीज अबाउट द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। सो आपको ये चीज याद रखनी है, पल्मोनोलॉजिस्ट कौन हुआ? वन हु स्टडीज अबाउट द लंग्स, यानी पल्मोन का मतलब ही लंग्स हो गया। तो जो लंग्स के बारे में स्टडी करते हैं या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, उनको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। आप इनको क्या बोल सकते हैं? आप इनको लंग्स डॉक्टर भी कह सकते हैं अगर आप नॉर्मल लेमन भाषा में बोलें तो। आप इनको चेस्ट डॉक्टर भी कह सकते हैं या चेस्ट स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, ठीक है, या लंग स्पेशलिस्ट कह सकते हैं आप इनको। और उनका जो एक प्रॉपर नेम है वो क्या है? आपका पल्मोनोलॉजिस्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर आप किससे क्या पूछोगे? अच्छा ये बताओ पल्मोनोलॉजिस्ट करते क्या है? सो आप कैसे पूछेंगे? व्हाट डज अ पल्मोनोलॉजिस्ट डू? ठीक है, व्हाट डज अ पल्मोनोलॉजिस्ट डू। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है ऐसी कोई भी बीमारी जो एक दूसरे से डायरेक्ट फैलती हो। जैसे अगर हम उसको टच भी करेंगे, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन को मैंने टच भी कर लिया तो वो प्रॉब्लम मुझ में भी फैल जाएगी। सो कंटेजियस का मतलब ऐसी कोई चीज जो आपकी क्या है? ट्रांसमिसिबल है बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। सो वो क्या है? कम्युनिकेबल है, एक जगह ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफरेबल है, इन्फेक्टिव है एंड कम्युनिकेबल हमने 2 बार लिख दिया है। जैसे अगर हम मीजल्स की बात करें तो ये एक कैसी डिसीज है? ये हाईली कंटेजियस डिसीज है। इसको आप अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन को टच भी करेंगे या उसने जिन चीजों को टच किया है उनसे भी वो प्रॉब्लम आगे फैल जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फ्लेट। कन्फ्लेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब हो जाता है, आप सिंपल याद रखिए, 2 चीजों को आपस में कंबाइन कर देना, उनको आपस में मिक्स कर देना। सो 2 अलग अलग चीजों को आपस में मिला देना, मतलब कंबाइन, फ्यूज, मिक्स, मर्ज या ब्लेंड। जैसे बी केयरफुल नॉट टू कॉन्फ्लेट गॉसिप विद रियल न्यूज। तो मतलब सावधान रहें कि जो गॉसिप्स हैं, जो सिर्फ चर्चाएं हैं, जो र्यूमर्स हैं, उनको आप रियल न्यूज के साथ में मिक्स ना करें। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेवेरिटी। ITY लगा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और सेवेरिटी का मतलब ही हो जाता है कोई चीज कितनी ज्यादा सीवियर है यानी गंभीर है। सो सीवियरिटी का पार्ट्स ऑफ का मीनिंग क्या हुआ? सीरियसनेस, उसकी गंभीरता, जिसके सिनोनिम्स में ग्रेविटी, इंटेंसिटी, एक्सट्रीमिटी, सीवियरनेस या हार्डनेस आ जाता है। जैसे आप सेंटेंस में कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम समझ पा रहे हो इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को। सो कैसे बोलेंगे? आई डोंट थिंक यू रियलाइज द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल बना देना। आप पर्सन हैं तो वो बहुत स्ट्रांग है, मस्कुलर है, हेल्दी है, बल्की है, बर्ली है। और अगर कोई चीज है तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। वो फ्रेजाइल का ओपोजिट हो जाता है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो नाजुक है, जो डेलिकेट है। अब ये इसका क्या हो गया? एंटोनिम। सो रोबस्ट का मतलब वो चीज पावरफुल है, स्ट्रांग है, हेल्दी है, मस्कुलर, स्ट्रांग, बर्ली, हेल एंड हार्टेडली। ये आपका एक ईडियम की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है स्ट्रांग। जैसे इस प्रोग्राम को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया था इस घटना के बाद में। तो आप जानते हैं जब कोई घटना हो जाती है, उसका रिपोर्ट तैयार होने के बाद में फिर हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक चीज बना देते हैं कि ताकि आगे से ऐसी चीज दोबारा ना घटे।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो देख लेते हैं। एपी का मतलब हो जाता है ऑन या अपॉन, किसी चीज के ऊपर। डेमी में आपको जो डेमोस दिखाई दे रहा है, डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल। अब लॉजी और आईएसटी को आप समझ सकते हैं। लॉजी मतलब स्टडी, आईएसटी मतलब पर्सन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के बारे में स्टडी करता है, बट लोगों के बारे में क्या, कि लोगों के ऊपर क्या है, मतलब लोगों के बीच में क्या हो रहा है, उनके ऊपर क्या है। सो आप इसको अगर एटिमोलॉजिकली देखें, सो हम कैसे बना सकते हैं, वन हु स्टडीज अपॉन द पीपल, मीन्स लोगों के आसपास क्या हो रहा है, उनके अंदर क्या हो रहा है। सो अगर हमारे अंदर क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है। सो आपका एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो अगर आप सिंपल याद रखेंगे तो ये इस डिसीज की स्टडी करते हैं। अब डिसीज की स्टडी आप सिंपल याद रखो, वन हु स्टडीज डिसीज, यानी जो बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कोविड-19 था, तो कोविड-19 अब एक नई चीज हो गई, तो इसके बारे में जिन्होंने स्टडी की कि ये कैसे बना, कहाँ कैसे क्रिएट हुआ, इसका रीजन क्या था, फिर ये फैला कैसे, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इन चीजों की जो स्टडी करते हैं, जो डिसीज की स्टडी करते हैं, उसके वेरिएंट की स्टडी करते हैं, वो कौन होते हैं, आपके एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका कीप टैब्स ऑन। ये एक इडियम की तरह हो जाता है और इसका मतलब होता है किसी के ऊपर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर आप नजर बनाए हुए हैं, उसको आप, जैसे मान लो कोई पुलिस को ना किसी के ऊपर में डाउट हो रहा है, वो सस्पेक्ट है, तो पुलिस उसको पहले अरेस्ट करने से पहले उसको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ठीक है, सो ये क्या हो जाता है, कीप टैब्स ऑन मीन्स मॉनिटर कर रहे हैं उसकी एक्टिविटीज को, उसके काम को। तो आपने उसको अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर में रखा हुआ है। सो फॉलो, कीप एन आई ऑन, ऑब्जर्व और वॉच। अब जैसे कि आई लेफ्ट हर बिकॉज शी केप्ट टैब्स ऑन मी। तो अगर मान लो कोई आप रिलेशन में हैं, आपका पार्टनर है, वो हरदम आपको, आपकी निगरानी कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है। मान लो आप घर पे रहते हैं तो उसने सीसीटीवी लगाया हुआ है, आप बाहर जाते हैं तो फॉलो कर रहा है। तो इतनी ज्यादा जब आपको कोई बांध के रखेगा तो आपको क्या होने लगेगी, वहां पे घुटन होगी और आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपटिक। अपटिक का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है और इसको आप सिंपली याद रखेंगे इंक्रीज के सेंस में। अपटिक, टिक ऊपर कर दिया मतलब हमने उस चीज को बढ़ा दिया। अपटिक मतलब इंक्रीज, सो इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। सिंपल इंक्रीज, बूस्ट, गेन, एडिशन, राइज या इंक्रीमेंट। जैसे डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड एक्टिव सर्विलियंस, तो डॉक्टर ने क्या शुरू कर दिया है, एक्टिव सर्विलियंस शुरू कर दी है। किसी भी अगर इंक्रीज होते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स को लेके, अगर उनको तुरंत ऐसा महसूस होता है कि ये फ्लू का सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उस चीज को लेके उन्होंने सर्विलियंस को लेके वो क्या कर दिया है, एक्टिव हो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीसिपेट। ये हमने पहले भी किया था और इसका मतलब होता है आप पहले से ही ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। तो भविष्य में होने वाली घटना को लेके जब आप पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं तो उसको एंटीसिपेट कहते हैं। सो टू इमेजिन और एक्सेप्ट दैट समथिंग विल हैपन। सो फोरसी का मतलब फोर मतलब बिफोर और सी मतलब पहले। तो आप उस चीज को पहले ही देख रहे हैं, आप उस चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आप लुक फॉरवर्ड मीन्स आपको लग रहा है कि वो चीज आगे ऐसी हो सकती है। अज्यूम कर रहे हैं आप, और ये हो सकता है आप वेट कर रहे हो। तो एंटीसिपेट का मतलब किसी चीज को पहले से ही सोच कर रखना। सो आर यू एंटीसिपेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल एट द पार्टी टुनाइट। तो क्या आज आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आज की पार्टी में काफी सारे लोग आएंगे। डन है। इनकलकेट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को, किसी आदत, किसी आइडिया को, किसी भी चीज को आपने बिल्कुल अपने मन में बिठा लिया है। अब वो चीज देखो, हमारी हैबिट कैसे बनती है, जब हमारी कोई एक एक्टिविटी है हम उसको नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको करते रहें तो वो हमारी आदत बन जाती है। सो आपने उस चीज को अपने अंदर इनकलकेट कर लिया है। जैसे अगर आपको सुबह उठना है, आप रिपीटेडली उठते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉर्निंग में उठने की जो हैबिट है उसको आपने अपने अंदर इनकलकेट कर लिया है, आपने उसको फिक्स कर लिया है।
तो आप किसी भी आइडिया को, किसी भी चीज को आप सपोज करो किसी के दिमाग में फिक्स करना। अब इनकलकेट का जो होता है वो रिपीटेशन को शो करता है, क्योंकि आप कोई चीज को अपने अंदर तभी इनकलकेट कर सकते हो जब आप उसको बार बार करेंगे। जैसे अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको बार बार ये ध्यान रखना होगा कि आप उसको बोलें, ठीक है ना। सो इन्फ्यूज करना, इम्प्लांट, इंस्टिल, फिक्स, इनग्रेन, इम्ब्यू या फिर डेवलप। जैसे व्हाट इज द सिंपल वे टू इनकलकेट डिसिप्लिन इन लाइफ, तो डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में लाने के लिए, अपने अंदर फिक्स करने के लिए सबसे साधारण तरीका क्या है। सो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाए तो इसका सबसे साधारण, सबसे सिंपल तरीका क्या है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है बाई एंड लार्ज। इसका मतलब होता है जनरल, ठीक है। अगर उसका जो 90% पार्ट है वो अच्छा है, 10% पार्ट उसका खराब है, तो हम क्या बोल देंगे, बाई एंड लार्ज मीन्स इन जनरल अगर हम देखें तो वो सही है। मोस्टली, ज्यादातर, अगर वो कंप्लीटली नहीं है तो, ठीक है, लार्जली। सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस प्लेस बट बाई एंड लार्ज इट इज वेरी इंजॉयबल। मतलब कुछ चीजें हैं जो मुझे इस जगह के बारे में नहीं पसंद हैं, बट अगर उस चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ जो है, जो जनरली अगर हम बात देखें तो सब कुछ बहुत अच्छा है, ये प्लेस बहुत इंजॉयबल है। सो बाय एंड लार्ज जो है वो आपका जनरली बताता है। जो अगर देखो जनरल में क्या होता है ना, कुछ लोग तो छूट ही जाते हैं, कुछ परसेंटेज तो रह ही जाती है, सारे लोग नहीं आते बट मोस्टली लोग उसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शॉर्ट श्रिफ्ट। शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब होता है अगर आपको कोई या आप किसी को शॉर्ट श्रिफ्ट कर रहे हैं या कोई आपको कर रहा है, तो इसका मतलब आप उसको कोई, अब आपके अंदर उसके लिए कोई सिंपैथी, कोई दया भावना नहीं है और आप उसकी बातों पे भी कम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये बेवकूफ है या आप उससे परेशान हो चुके हैं, तो आपने उसको शॉर्ट श्रिफ्ट देना शुरू कर दिया। मतलब आपने उसको काइंड ऑफ इग्नोर करना शुरू कर दिया कि आप उसकी बात सुन तो रहे हैं लेकिन अटेंशन आप बहुत कम पे कर रहे हैं। तो शी गेव शॉर्ट श्रिफ्ट टू हिज स्कूल फ्रेंड्स। तो उसने अपने जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उन पे कोई फोकस नहीं किया, उनकी बातों पे इतना अटेंशन नहीं दिया। नेक्स्ट वर्ड है विम। विम का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ना अचानक से आपके मन में आया और आपने उसको कर लिया। सो क्या होते हैं उसको, अ सडन आइडिया और डिजायर टू डू समथिंग। तो आपके मन में एक अचानक से कोई आइडिया पैदा हुआ, कोई डिजायर आपके मन में आई उस काम को करने को लेके, और ये चीज अगर वो विम है तो वो क्या है, डेफिनेटली वो चीज क्या है, अनयूजुअल है, वो नेसेसरी नहीं है। सो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, हमारे मन में आया एक विचार और हमने सोचा ये तो मुझे करना ही है, एकदम से जो सडन फीलिंग होती है। अर्ज का मतलब यहाँ पे डिजायर से है, आइडिया या कैप्राइस। जैसे हमने ये जो घर खरीदा था ना, ये ऑन अ विम खरीदा था। ऑन अ विम का मतलब हो गया कि हमने इस घर को क्या खरीदा था, सडनली हमारे ब्रेन में आइडिया आया और हमने इसको खरीद लिया। अब हम लोग करेंगे अपना आर्टिकल। सो लेट्स सी द आर्टिकल। द आर्टिकल इज अ जैब इन टाइम। सो जैब का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन, ठीक है, जो टीकाकरण होता है, जो इंजेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं जैब। तो इसका मतलब क्या हुआ, समय पर वैक्सीनेशन, समय पर इंजेक्शन। सो इंडिया मस्ट पुश फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट द फ्लू फॉर द एल्डरली। सो अब यहाँ पे कुछ फ्लू के बारे में बात होगी और बोल रहा है कि इंडिया को अपने आप को पुश करना चाहिए और फोर्स करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। जो फ्लू फैल रहा है खास करके कौन से ग्रुप में, जो आपके एल्डरली लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है। सो विद रीसेंट रिपोर्ट्स indicating a rise in the seasonal influenza cases in Delhi NCR area, it is once again time to issue a cautionary note and make a renewed effort to push adult vaccination in the country. So with recent reports, जो अभी हम recent reports यानी जो हाल फिलहाल में जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या चीज को शो कर रही हैं, इंडिकेट करना, किसी चीज को शो करना, दर्शाना, हिंट करना कि जो बढ़ोतरी हो रही है जो सीजनल इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं। सीजनल मतलब जो पर्टिकुलर सीजन्स में आते हैं, ठीक है, जो दिल्ली एनसीआर एरिया में
अब ये एक वंस अगेन ये टाइम आ चुका है कि एक कॉशनरी नोट, कॉशनरी मतलब एक वार्निंग, एक चेतावनी लोगों के बीच में पहुंचाई जाए और नए तरीके से, रिन्यूड का मतलब न्यू तरीके से एफर्ट लिए जाएं एडल्ट वैक्सीनेशंस को बढ़ाने में। द प्री डोमिनेंट, डोमिनेंट करना मीन्स वो पावरफुल, सो जो इस समय पे जो सबसे पावरफुल स्ट्रेन है इस सीजन पे, सो वो स्ट्रेन्स क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, उसकी वो हो गई आर। जो स्ट्रेन्स क्या है, वो वेरिएंट क्या है, इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी। Many treating physicians and pulmonologists have reported, तो आपके जो ये फिजिशियंस और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं इन्होंने ऐसा बोला है कि जो इस सीजन के जो सबसे पावरफुल जो स्ट्रेन्स हैं, जो वेरिएंट हैं, वो कौन है, इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा विद द मॉन्कियर फ्लू इज अ कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज्ड बाय वायरस। तो जो इन्फ्लुएंजा, इसके साथ साथ में ये एक और फ्लू है, जो ये क्या है, ये कम्युनिकेबल है, मतलब ये ट्रांसफर हो जा रहा है, ये जो इलनेस है जो वायरस के द्वारा कॉज की जा रही है, क्रिएट की जा रही है। while it is routinely conflated with the common cold, और इसको जो लोग हैं वो जो फ्लू है उसको किसके साथ में मिक्स कर देते हैं, कॉमन कोल्ड के साथ मिक्स कर देते हैं। क्योंकि सिंस यहाँ पे क्योंकि का सेंस दे रहा है, बिकॉज का सेंस दे रहा है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो फ्लू और कोल्ड दोनों के कहीं ना कहीं सेम है। जैसे कि आपको अचानक से कफ हो जाएगा, आपका गला खराब हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, जिसके साथ साथ में अकम्पेन्ड बाय मतलब किसी चीज के साथ साथ, इसके साथ साथ मसल्स पेन, बॉडी एक्ने, एक्ने एक्स का मतलब पेन हो गया, हेडेक हो गया, हेडेक मतलब सर दर्द हो गया, फटीग मतलब थकान हो गया, स्टफी नोज मतलब आपको नाक अपनी भरी भरी लगेगी। तो ये जो दोनों के सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक सेम हैं, इसीलिए लोग फ्लू और कॉमन कोल्ड को, इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, बोथ आर कॉज्ड बाय डिफरेंट वायरसेस एंड कैन हैव वेरिंग सिम्टम्स एंड सिविरिटी। सो जो दोनों के दोनों हैं, जो आपका कॉमन कोल्ड है और जो आपका फ्लू है, दोनों ही अलग अलग वायरसेस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और इनके अलग अलग सिम्टम्स ऑन सीवियरिटी है, मतलब इनकी जो सीरियसनेस है वो भी अलग अलग है। तो आप इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं कर सकते हैं। जो फ्लू है वो क्या कॉज करता है, माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का, हल्का से लेके आपको ज्यादा गंभीर सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, और कुछ केसेस में तो अगर आपका क्या हो गया है, हॉस्पिटलाइजेशन में देरी कर दी है तो मृत्यु तक हो सकती है। तो जो ये बोल रहा है कि जो फ्लू है उसमें आपको वेरी करता है बॉडी टू बॉडी, माइल्ड प्रॉब्लम यानी हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो सकती है, सीरियस इलनेस भी हो सकती है, कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन तक की नौबत आ जाएगी, और अगर हॉस्पिटलाइजेशन करने में यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट देने में अगर लेट कर दिया तो फिर क्या हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है। इंडिया में अगर देखें सो देयर आर 2 पीक्स ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा। तो ऐसे 2 हाई मौसम होते हैं जब ये जो बीमारी है ये फैलती है। एक है आपका जैन से लेके मार्च तक, क्योंकि इस समय पे मार्च में आपका सीजन बदल रहा होता है, और दूसरा है हमारा लेटर मीन्स बाद वाला, वो है हमारा साउथ वेस्ट मानसून यानी कि अगस्त एंड अक्टूबर। इस समय पे भी सीजन चेंज हो रहा होता है। So India has developed a near real time surveillance मतलब निगरानी रखना of cases of influenza like illness and severe acute का मतलब सीरियसनेस हो जाएगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए इन्होंने नियर रियल टाइम सर्विलियंस को भी डेवलप कर लिया है। प्रेजेंटिंग देमसेल्फ इन हेल्थ फैसिलिटीज, ये जो प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम वॉज फर्दर स्ट्रेंथन्ड एंड made more robust during and after the COVID-19 pandemic। अब जो ये आपका रियल टाइम सर्विलियंस वाला है, तो ये सब जो प्रोग्राम है ये और ज्यादा फर्दर मीन्स और ज्यादा आगे एडिशनल, और इनको स्ट्रेंथ कर मजबूत हुए थे और इनको पावरफुल बना दिया था जब कोविड चल रहा था और उसके बाद में। ठीक है, इसके साथ साथ में देयर इज ऑल्सो रियल टाइम सर्विलियंस थ्रू द कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज।
सो जो हमारी कंट्री वाइड नेटवर्क, मतलब जो पूरे कंट्री में फैली हुई हैं ये जो लेबोरेटरीज हैं, इनके द्वारा भी, इनकी मदद से भी रियल टाइम सर्विलियंस इन केसेस के ऊपर चल रहा है। अब आपका क्या बोला गया है, एपिडेमियोलॉजिस्ट ये कौन होते हैं, जो डिसीज के बारे में पढ़ते होते हैं कि वो कैसे क्यों आई, वो जैसे कोविड-19 है इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको क्योर कैसे कर सकते हैं और ये आगे ना हो इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो उनका क्या कहना है कि जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा सर्विलियंस इज अ की टूल टू कीप टैब्स ऑन सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंजा सर्विलियंस है, मतलब इस पे जो निगरानी रखना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, की का मतलब यहाँ पे मेजर हो गया, इंपॉर्टेंट टूल है उसको फॉलो करने का कि वो कैसे सर्कुलेट हो रहा है, और डिफाइन करने का उसकी सीजनैलिटी, मतलब वो कितनी बार वो फैलता है, उसके वो क्या पैटर्न है उसका। तो ये सब चीजें आप उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी सर्विलियंस से बता सकते हो। इसके साथ साथ में बिसाइड्स, मतलब इसके साथ साथ में इसके और जो सर्विलियंस है वो क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो वैक्सीनेशन दी जा रही है वो करंट स्ट्रेन के हिसाब से हो। ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन किसी और चीज की और प्रॉब्लम कुछ और हो रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक कॉमन हो जाए। ठीक है, ये भी आप तभी बता सकते हैं जब आप उनके साथ रियल टाइम सर्विलियंस कर रहे हैं। ठीक है, विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन प्लेस इट इज हाईली अनलाइकली दैट हेल्थ मैनेजर्स विल मिस एनी सीजनल अपटिक ऑफ केसेस। अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर एक साथ रहेगी तो बहुत असंभव जैसा ही है, अनलाइकली मतलब इम्पॉसिबल जैसा ही है कि जो हेल्थ मैनेजर है वो जो अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें वो कुछ भी मिस करे, मतलब अगर थोड़ा भी केस बढ़ रहा है तो वो तुरंत बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे और उसके लिए वो स्टेप्स ले लेंगे। हाउएवर, लेकिन ये जो टास्क है अब वो किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, और ये गवर्नमेंट के हाथ में ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से प्रिपेयर करती है कि वो इस जो आउटब्रेक है अगर अचानक से फैल जाता है तो वो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, बाय एंटिसिपेटिंग इट एंड इनकलकेटिंग अ सेंस ऑफ preservation particularly among the high risk groups ranging on the extremes of the age spectrum। तो अब ये जो टास्क है वो गवर्नमेंट के हाथ में है और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से हैंडल करती है। आउटब्रेक अगर हो जाता है तो वो एंटिसिपेट करना, मतलब किसी चीज को पहले से ही अज्यूम कर लेना, उसका अनुमान लगाना कि अगर ऐसा हुआ। इनकलकेट करना मतलब अपने अंदर वो चीज को बिठाना, डालना, अपने अंदर फिक्स करना कि कैसे हम इस चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब हम बचा सकते हैं अपने आप को, खास करके उस ग्रुप में जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। और हाई रिस्क ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जो आपके एक्सट्रीम्स पे हैं एज स्पेक्ट्रम। अब अगर एज स्पेक्ट्रम ये पूरी लाइन हो गई, एक्सट्रीम कौन होता है, या तो हमारा चाइल्डहुड या जब हम लोग बूढ़े हो रहे होते हैं, तो यानी ये बच्चों की बात हो रही है, और ये यहाँ पे एकदम जो आपकी ओल्ड एज है उसकी बात हो रही है। ये दोनों लोग कौन है, ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, ये आपके हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। Attention should be paid to children, senior citizens and people with chronic respiratory conditions। तो आपकी जो एक्स्ट्रा अटेंशंस हैं वो किसको देनी चाहिए, ज्यादा कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों के ऊपर, सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, और वो लोग जिनको लंबे समय से रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं। क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, तो कोई चीज जो लंबे समय से है। एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, Key among the interventions recommended is increasing awareness on vaccination for influenza। Key among the interventions मतलब जितने भी ये इंटरवेंशंस या इंटरफेरेंस या जितने भी हम बातें कर रहे हैं, इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अवेयरनेस वैक्सीनेशन को लेके, कि लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेके कि वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन लगवाएं। ठीक है, इनफैक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस विल बेनिफिट फ्रॉम अ पीरियोडिक शॉट ऑफ अपडेट फ्लू वैक्सीन। कि अगर इनफैक्ट अगर जैसे अभी हमने बात की कि बच्चे हों, बूढ़े हों, या जिनको लंबे समय से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनके ऊपर में पर्टिकुलर ध्यान देना चाहिए। बट अगर हर एक एज ग्रुप के लोग पीरियोडिक शॉट लेंगे तो उससे भी उनको बहुत बेनिफिट होगा और चीजें अवॉइड हो सकती हैं। While vaccination for children is by and large acceptable
एंड एन एरिया ऑफ फोकस फॉर ऑल हेल्थ मैनेजर्स। तो अब देखें जो अब अगर हम देखें जो बच्चों के लिए जो आपकी वैक्सीनेशन होती है वो जनरली एक्सेप्टेबल है और इसको हर कोई इसको फोकस में करता है, चाहे पेरेंट्स हो या फिर आपका गवर्नमेंट हो। लेकिन जो अडल्ट की आपकी इम्यूनाइजेशन है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट शिफ्ट हो जाती है, मतलब उसको इग्नोर कर दिया जाता है। At the moment, it is left to the whims and resources of state government to offer adult vaccination. तो अगर हम इस समय देखें तो ये अब किसके ऊपर में रह गया है, जो गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट की क्या डिजायर है, वो इसको कंपलसरी बनाते हैं या उनके कैसे रिसोर्सेज हैं कि वो अडल्ट वैक्सीनेशन को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। Targeted awareness campaigns must be clear, urgent in tone, and make an impact on the high-risk groups, particularly because very simple vaccine save life. So अब क्या बोला है कि जो टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टोन है वो कैसी होनी चाहिए कि बहुत अर्जेंट है ये चीज, और एंड मेक एन इम्पैक्ट ऑन हाई रिस्क ग्रुप्स, है ना। और अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो अगर जो वैक्सीन्स हैं यानी जो इंजेक्शंस हैं वो क्या है, वो जिंदगियां बचाते हैं। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच।